वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मंत्र और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ बने हुए हैं विश्वजीत पराशर और वक्त आ गया है हमारे अगले दर्शक से जुड़ने का। फोन लाइन पर मेरे साथ हैं संदीप कुमार दास, मुंबई से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। संदीप जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर सिलेक्ट मी योर चैनल। थैंक यू सो मच सर। आपने सवाल। मैडम गुड इवनिंग मैडम। मैं 2015 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा। एंड आई हैव टू क्वेश्चन। वन इज HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अराउंड 2014 एंड 5 साल हो गया। अभी उसका वैल्यूएशन अराउंड 15 lakhs, ऑलमोस्ट डबल। Now I want to close that because in this December HDFC mid cap opportunities will be closed from my side. तो मैं ये जो 15 लाख है इसको मैं किधर डालूं? I am planning for HDFC short term debt fund through STP for this fund 15 lakhs. ठीक है। Okay. And another is after this मेरे पास 15,000 महीना में सरप्लस हो जाएगा बिकॉज HDFC का क्लोज हो जाएगा। तो ये मैं कहाँ करूँ? पारंपरिक फ्लेक्सी कवर इज बेटर फॉर मी अराउंड 15,000। ठीक है, ठीक है। आपका जो मौजूदा पोर्टफोलियो। Another question is I have another 8 lakhs to invest lump sum. So can you suggest me some good fund? बिल्कुल, आपका सवाल हमारे पास है। आपने कुछ 80,000 की SIP भी शुरू कर रखी है ना? हाँ, that is लास्ट 5 साल से चल रहा है। ये लास्ट 5 साल से ही चल रहा है 80,000 का? हाँ ठीक है। केवल HDFC मिड कैप लमसम भी है। टोटल लमसम दैट इज एग्जिस्ट दैट टैक्स पर्पस ELSS फंड एंड मिरा एसेट। तो टोटल माय पोर्टफोलियो अराउंड 82 lakhs एज ऑन द डे। मार्केट वैल्यू आपके पोर्टफोलियो के 82 लाख है। हाँ, आज का दिन का। ठीक है, चलिए तो मुझे ये बताएं कि आप ये कॉर्पस इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि आपको 2 करोड़ चाहिए अगले 5 साल में। यस। रिटायरमेंट कॉर्पस है सर? हाँ, रिटायरमेंट पर्पस है। ठीक है, तो 2 करोड़ के बाद भी आपके पास नियमित इनकम रहेगी कि आप इसी निवेश में से आय चाहेंगे? नहीं, आई एम बेसिकली आई एम इंजीनियर। आफ्टर रिटायरमेंट डेफिनेटली आई वांट टू डू समथिंग। तो वो तो मैं करूंगा ही, बट मेरा एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख का पर्पस है फ्रॉम म्यूचुअल फंड। दैट इज माय टारगेट। इतना मिलना चाहिए हर महीना? पार्डन मी? इतना मिलना चाहिए, 2 से 2.5 लाख मिलना चाहिए हर महीना म्यूचुअल फंड से? 2 से 2.5 करोड़ माय टारगेट। सॉरी। अच्छा। सर क्या प्लानिंग क्या है रिटायरमेंट के बाद की, बताइए तो जरा। रिटायरमेंट के बाद आई हैव हमारा कुछ बिजनेस भी है दैट इज इंडियन बिजनेस। अच्छा। माय फादर का, वो मैं टेक ओवर कर लूंगा एंड थोड़ा कंसल्टेंसी समथिंग। तो आई कैन मे बी नॉट आज का दिन का सैलरी तो उस टाइम नहीं मिलेगा, बट 7 साल के बाद डेफिनेटली हो जाएगा। 1-2 लाख कमा लेंगे मैडम। इधर तो घूमने फिरने नहीं जाओगे, एंजॉय नहीं करोगे आप? घूमने तो बहुत जगह घूम लिया, एंजॉय भी कर लिया, अभी करेंगे और तो एवरी ईयर लास्ट 2 ईयर छोड़ के हर साल हम जाते हैं ना। बहुत बढ़िया। ये नहीं बंद करना है और जितना जल्दी हो सके इसको बढ़ाने की ही कोशिश करनी है। आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। विश्वजीत जी मुझे बताएं, साल में कितनी बार घूमने जा सकते हैं संदीप जी? ये संदीप जी जैसे उनकी बातों से लग रहा है तो साल में 2 बार जाना चाहिए कम से कम घूमने, क्योंकि वो बड़े, उनकी आवाज में बड़ा जोश है और वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक और बड़े मतलब मुझे पैशनेट आदमी लग रहे हैं और अभी भी बिजनेस एक्वायर करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं। तो ये सब बातें बहुत ही पॉजिटिव हैं और बहुत ही अच्छी हैं और उनका पोर्टफोलियो भी मैंने देखा काफी अच्छा है। जहां तक कि उनका सवाल है कि वो 2 करोड़ रुपए कैसे बनाना चाहते हैं 5 साल में, तो वो थोड़ा सा एम्बिशियस है, क्योंकि अगर हम 80,000 की SIP रखते हैं तो 5 साल में करीब 66 लाख रुपए बनेगा। तो या तो उनको थोड़ी SIP इंक्रीज करनी पड़ेगी या थोड़ा सा और रिस्क लेना पड़ेगा, जो हम एडवाइज नहीं करेंगे इस एज में। रिटायरमेंट प्लानिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बजाज कैपिटल भी उसको काफी प्रमोट करता है, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है मैडम कि 90% लोग अच्छी रिटायरमेंट लाइफ नहीं जी पाते, क्योंकि उनको कंसर्न्स होते हैं हेल्थ को लेके, पर्पस ऑफ लाइफ को लेके कि बाद में क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद, या उनको रेगुलर इनकम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलता। 90% लोग अपना रिटायरमेंट प्लान ही नहीं बनवाते और बैक ऑफ द माइंड सोचते रहते हैं कि एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ जीनी है। तो अगर गोल्डन रिटायरमेंट लाइफ जीनी है तो जैसा संदीप जी अपना बड़ा एम्बिशियस पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ऐसा ही बनाना चाहिए। मैं उनको रिकमेंड ये करूंगा कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, सपोज आपके पास
10 रुपीज है, तो करीब 4 रुपीज, 2 रुपीज के 2 SIPs आप लार्ज कैप फंड में रखें, क्योंकि लार्ज कैप फंड में आज थोड़ी सेफ्टी ज्यादा रहती है और रिटर्न्स भी अच्छे रहते हैं, और आजकल बड़ी कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज ग्रो भी कर रही है। डाइवर्सिफाई जरूर करना है तो फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड में भी जरूर एक SIP रखें, और एक आध SIP जैसे आप थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे, थीमेटिक फंड में या वैल्यू फंड में निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे करके एक पोर्टफोलियो डिवाइड कर सकते हैं। जहां तक कि इनका मैं जो स्कीम सजेस्ट करूंगा वो ये कहूंगा कि इनको HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करना चाहिए, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी रिटर्न्स रही है, कंसिस्टेंसी रही है इन दोनों स्कीमों में। फ्लेक्सी कैप फंड में जिसमें फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो डेट में डाले या इक्विटी में डाले या थोड़ा फ्लेक्सिबल रखते हैं, तो UTI फ्लेक्सी कैप फंड बहुत अच्छा है। इन्होंने खुद भी पूछा था, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत अच्छा फंड है सर, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। पराग पारिक फंड एक अच्छा विकल्प है जिसमें काफी अच्छे रिटर्न्स भी आए हैं लोगों के पास, और फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। इसके अलावा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और मिराई एसेट मिड कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं। थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करने के लिए, ये मिड कैप में भी हो गया, लार्ज कैप में भी हो गया, फ्लेक्सी कैप में भी हो गया, तो इसके अलावा एक IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड है, तो वैल्यू फंड्स में भी आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलता है और आपके पास अभी टाइम होराइजन है कि आप उसमें निवेश करके थोड़ा टाइम के लिए पैसा उसमें रख सकते हैं। तो ऐसे 5-6 कैटेगरीज में आप निवेश करेंगे तो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा, और अक्रॉस एसेट क्लासेस और डिफरेंट AMCs में आप निवेश कर रहे हैं तो कभी एक AMC का आपको रिस्क नहीं रहेगा। आपने एक और सवाल पूछा कि 8 लाख रुपए आपको निवेश करने हैं तो वो कैसे डिवाइड करें, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स को कंसिडर कीजिए। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा विकल्प है जिसमें फंड मैनेजर के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर उनको लगता है कि इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगी तो वो अपना थोड़ा पोर्शन ऑफ फंड इक्विटी मार्केट में बढ़ा देते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं इक्विटी मार्केट अभी कॉस्टली है, मुझे डेट में शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो वो डेट में शिफ्ट हो जाता है। तो ये अगर मॉडरेट रिस्क लेते हैं, बहुत एग्रेसिव रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है जिसमें आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। उसमें कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा स्कीम है जिसमें आप कंसिडर कर सकते हैं, या फिर ICICI प्रू एसेट एलोकेटर फंड। इन 2 स्कीमों में आप अपना 8 लाख रुपए को डिवाइड कर सकते हैं, 4-4 लाख रुपए कर सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न देगा क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी भी और एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिकली इसमें हो जाता है जिसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप साल में 2 बार जरूर घूमने भी जाएंगे, एंजॉय भी करेंगे, और आपके अच्छे रिटर्न्स भी रहेंगे, और आपकी रेगुलर इनकम जितनी आपको अभी आ रही है पे चेक के थ्रू, वो भी आपके उसके आसपास पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये जरूर याद रखिए, रिटायरमेंट के बाद आपके खर्चे कम नहीं होंगे, आपके खर्चे 80-90% उतने ही रहने वाले हैं। ग्रोसरी बिल वही रहने वाला है, बिजली का बिल वही रहने वाला है, और आपके मेडिकल एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, घूमने जाने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, तो ये सारे खर्चे आपके उतने ही रहने वाले हैं। तो उसको कंजर्वेटिव ना करें, जितनी आपकी आज की आय है उसका 80-90% आपको मैनेज करना है, उतना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है कि उसका आपको रेगुलर इनकम आए। उस समय जब आप रेगुलर इनकम की सोचेंगे तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान म्यूचुअल फंड्स के होते हैं जिसमें आप एक कॉर्पस इन्वेस्ट करेंगे, डेट फंड में भी कर सकते हैं, इक्विटी में भी कर सकते हैं, जहां से आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी और टैक्स एफिशिएंसी के साथ आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो यही मेरी सलाह है। पोर्टफोलियो पर कुछ सवाल पूछने हैं। तो अभी जो मौजूदा पोर्टफोलियो है उसमें से निप्पॉन स्मॉल कैप से निकल जाए, टाटा इक्विटी PE फंड से निकल जाए, HDFC हाइब्रिड इक्विटी से निकल जाए, जी, और एक्सिस फोकस से भी आप निकलने की सलाह दे रहे हैं? जी, मैंने निकलने की सलाह नहीं दी है, बट मैंने ये कहा है कि स्मॉल कैप फंड में थोड़ा रिस्क ज्यादा है। हाँ। तो आप लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें, या फिर जो वैल्यू स्टाइल मैंने फंड बताया IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड, तो उसमें आपको अच्छा रहेगा। और अगर क्योंकि आपको एसेट एलोकेशन भी चाहिए तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में निवेश करें जहां पे आपको रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये फंड्स वो तभी शामिल कर पाएंगे जब मौजूदा फंड्स में से निकलेंगे, बिकॉज यही मेरे ख्याल से निवेश उनको उन फंड्स में भी डालना होगा। मिड कैप अपॉर्चुनिटी में ये कह रहे हैं कि निकल जाएंगे, उसमें से 15 लाख हैं। जी बिल्कुल, मैंने अभी आपको मिड कैप फंड्स भी बताए हैं, तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। और जो स्मॉल कैप है वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा अभी मार्केट के हिसाब से, वॉलेटिलिटी के हिसाब से, और तो इसलिए लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में ही बने रहें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए संदीप जी, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं?
हेलो। जी सर, कोई सवाल और पूछना है आपने? Secondly, Tata Equity PE fund or sir suggest one value fund IDFC, but Tata Equity PE fund already 5 साल से चल रहा है। हाँ। तो क्या करूँ? वैल्यू सर, फंड है तो ऑलरेडी वैल्यू फंड तो मेरे पास है ऑलरेडी, टाटा इक्विटी PE फंड। सर अब 5 साल से चल रहा हो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको बस हर साल परफॉर्मेंस रिव्यू करना है। अगर ठीक है। आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है बदलना है, तो आप बने रह सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। संदीप जी, आगे बढ़ते हैं। HDFC स्मॉल कैप का, HDFC मिड कैप का जो 15 लाख पड़ा है, वो मैं HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड में STP कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, आप कर सकते हैं। कर सकते चलिए, हो ना? थैंक यू सो मच अपना सवाल पूछने के लिए। हरिनंदन सिंह हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। कैसे हैं सर? ठीक है मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैम, धनबाद झारखंड से बोल रहा हूँ। अच्छा, पूछिए सर। मैम मेरा सवाल ये है सर से कि मैंने कुछ फ्लेक्सी फंड्स में एक्सिस फ्लेक्सी फंड और SBI कॉन्ट्रा फंड और SBI फ्लेक्सी फंड और एक्सिस फोकस 25 फंड, ये 4 फंड में मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो ये चारों में से मैम मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ? मतलब अभी चल रहा है 4-5 साल से, तो इसे क्या इसी पे रहना चाहिए या मुझे कुछ और चेंज करना चाहिए? कुछ ICICI का कौन सा फंड कहा आपने? ICICI प्रूडेंशियल मैम। हाँ, फंड का नाम? ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी फंड मैम। कब से निवेश कर रहे हैं? मैम इसका ICICI और SBI का जो फंड है मैम, ये तो रिसेंटली 6 मंथ्स हो रहा है। और एक्सिस फोकस 25 फंड जो है मैम, वो करीब 5 साल से चल रहा है। ये कॉन्ट्रा फंड आपने क्यों शामिल किया? मैम इसका मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था, तो इसमें रिटर्न अच्छे दिख रहे थे लास्ट मतलब 3 इयर्स के। तो इस वजह से मैंने रिटर्न को देखते हुए मैंने SBI कॉन्ट्रा फंड एंड फ्लेक्सी फंड दोनों में इन्वेस्ट किया मैम। देखिए, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है ना, वो बहुत ही हाई रिस्क पोर्टफोलियो, क्योंकि बहुत ही इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच आपने बनाई है, बहुत अग्रेसिव रणनीति है आपकी। आपने किसी सलाहकार से कंसल्ट किया था पोर्टफोलियो बनाने से पहले? मैम मैं सिर्फ एक्सिस फोकस 25 को मैं सलाह किया था एक्सिस बैंक के थ्रू। बाकी जो मैंने फंड लिए वो मैंने खुद से ही मतलब लिया है मैंने। तो हरिनंदन जी, आप इस पोर्टफोलियो में बने रहेंगे ना 10-15 साल कम से कम? बिल्कुल मैम, इसे 10 साल 15 साल बिल्कुल चले। एक तो 5 साल मैडम चल चुका है। हाँ। एक्सिस फोकस। हाँ। और बाकी जो मैंने स्टार्ट किए वो 6 मंथ्स हो गया, तो इसे भी कंटिन्यू 5 साल तो एटलीस्ट मिनिमम चलाना ही चलाना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के फंड्स अगर आप शामिल करते हैं ना, तो आपको लंबी अवधि में ही इसका फायदा होता हुआ दिखाई देता है। बाजार की चाल में आपको डरना नहीं है और निवेश रोकना नहीं है। बहरहाल विश्वजीत जी बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर ये लग रहे हैं, इनकी रिस्क एपेटाइट भी अच्छी लग रही है, लेकिन फंड में कोई बदलाव? जी बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगा जैसा आपने बताया कि अगर बहुत एग्रेसिव है और 5-6 साल के लिए और निवेश कंटिन्यू करना चाहते हैं, तभी इसमें बने रहें। अदरवाइज नॉर्मली पहले एक नॉर्मल पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें आपको कॉन्ट्रा फंड की भी आवश्यकता शायद ना भी पड़े। कॉन्ट्रा फंड मार्केट के अगेंस्ट वर्क करता है और थोड़ा सा मतलब अभी जब आपका पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो पहले आप उसमें लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में जरूर निवेश करें और उसके बाद आप कॉन्ट्रा फंड में कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, समय की कोई वो नहीं है, चाहे आप 5 साल बने रहें चाहे 10 साल बने रहें। अगर आपको हर साल अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, आपको उस कैटेगरी में निवेश करना है। अगर आप लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं, तो लार्ज कैप में आपको अपना 40% निवेश करना है, तो 40% रहना चाहिए। कौन सी स्कीम में है, स्कीम बदल सकते हैं अपनी, ऐसा नहीं है कि आपको जरूरी एक ही स्कीम में बने रहना है। तो ये ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आपको इक्विटी मार्केट में कहते हैं कितने लंबे समय तक आप निवेशित रहेंगे तो आपको रिटर्न्स के पोटेंशियल बढ़ जाते हैं, तो वो जरूरी है। लेकिन कौन सी स्कीम में रहें वो आप बदल सकते हैं, हर साल अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी सलाह दी थी, तो आपके लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपना फंड को फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरफ करें, जिसमें पहले डाइवर्सिफाई करें। सबसे पहले आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश कर सकते हैं। UTI फ्लेक्सी कैप फंड बहुत अच्छा है। पराग पारिक अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप निवेश कर सकते हैं। निप्पो इंडिया मल्टी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। बट अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आप उतना रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो जैसा मैंने पहले भी सजेस्ट किया, आप
डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स में निवेश करें या बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करें, जहां पे ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन हो जाती है डेट और इक्विटी में, फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे कॉल लेते हैं, तो वो उसके हिसाब से आप उसमें निवेश कर सकते हैं, जिसमें कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे मैंने पहले भी सलाह दी, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड, इन 2 फंड्स में भी आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और मैं तो ये भी सलाह दूंगा कि जब आपके घर में बिजली की समस्या होती है तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, जब आपके घर में कोई पानी की प्रॉब्लम होती है तो आप प्लम्बर को बुलाते हैं, तो आप एक एडवाइजर भी अपने जरूर रखें। डायरेक्ट में कभी कभार रिस्क होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप ये शो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे भी आपको काफी नॉलेज मिलेगी। हरिनंदन जी, कोई फंड पर सवाल पूछना चाहते हैं? और हाँ मैम, एक लास्ट सवाल है कि एसबीआई का जो बैलेंस्ड फंड है मैम, जो पहले मैग्नम फंड था, तो एसबीआई बैलेंस्ड फंड जो है उसमें अगर 5 साल तक अगर मैं इन्वेस्ट करूं उसमें अगर, तो उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, वो सही है आगे तक? फ्यूचर स्कोप का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, विश्वजीत जी आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, एसबीआई बैलेंस फंड में बने रह सकते हैं, और इसमें अभी पास्ट में भी काफी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न रही है, तो आप इसमें निवेश कंटिन्यू कर सकते हैं सर। अच्छा, इसकी जानकारी उन्होंने हमें दी नहीं थी, उन्होंने कॉन्ट्रा फंड और फ्लेक्सी कैप का ही जिक्र यहाँ पे किया था। बहरहाल अपने निवेश पोर्टफोलियो में आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। फिलहाल आपका पोर्टफोलियो जैसे कि बताया शुरुआत में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, तो इसको थोड़ा सा आपको चाहिए तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का भी एडिशन कर सकते हैं। हालांकि अगर कुछ नहीं करना चाहे तो मौजूदा फंड्स ठीक हैं विश्वजीत जी? जी नहीं, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये थोड़ा एग्रेसिव है इस समय। पहले बेसिक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, और एक एएमसी की तरफ काफी झुकाव है, तो वो भी होना चाहिए। आपको एएमसी में भी डाइवर्सिफाई लाना चाहिए। पहले अपना लार्ज कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में निवेश करें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि पैसा है और है कहीं न्यू म्यूचुअल फंड में निवेश करना, तब आप ऐसे एग्रेसिव स्कीम्स में कंसिडर कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से एक मेजर पोर्टफोलियो में मिसिंग है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगले दर्शक ने हमें अपना सवाल व्हाट्सएप किया है। JL गुप्ता साहब का सवाल है, और इनका सवाल ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कोई एनपीएस खाता धारक हो तो उनकी मृत्यु के बाद एनपीएस ड्यू की राशि किससे मिलेगी? जी, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हो, जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो आपने जिसको नॉमिनेट किया हुआ है, जब आपने ये फॉर्म भरा था एनपीएस का, तो आपने किसी को नॉमिनी बनाया होगा, तो ये सारी रकम आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है, जिसमें थोड़ी बहुत आपको डॉक्यूमेंटेशंस करनी पड़ती हैं, फॉर्मेलिटीज फिल करनी पड़ती हैं, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पैन कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। ये सब फॉर्मेलिटीज फिल करने के बाद वो सारा पैसा जो है आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक क्या हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? विजयन सिंह। हेलो, यस मैम। नमस्कार विजयन जी, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक है मैम, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। पूछिए सर, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एनपीएस में अगर हम रेगुलर वो कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आफ्टर रिटायरमेंट अगर हमें वो पेंशन मिलती है 40%, में लेट से 60% हम उसको विड्रॉ करते हैं, 40% का एन्युटी लेके पेंशन लेते हैं, और आफ्टर ऑल मैं एक्सपायर हो जाता हूँ, फिर नॉमिनी को मिलने लगता है पेंशन, और फिर अगर वो भी एक्सपायर हो जाती है तो फिर वो एन्युटी का जो अमाउंट बचा हुआ है वो किसको मिलेगा? चलिए, बहुत दिलचस्प सवाल है। विश्वजीत जी, क्या करना चाहिए इस स्थिति में? जी, इसमें एनपीएस के रूल्स बिल्कुल डिफाइंड हैं। पहले तो हम आपकी लंबी आयु की उम्मीद करते हैं और आप अपना पूरा अच्छा जीवन जिए, लेकिन इनकेस कुछ ऐसी इवेंचुअलिटी होती है तो वो कॉर्पस जो है, जो आपके लीगल हेयर्स होंगे, जो सेकंड नॉमिनी के लीगल हेयर्स हैं, यानी जैसे आपके बच्चे भी हो सकते हैं, तो वही सेम डॉक्यूमेंटेशन उनको फिल करना पड़ेगा और वो पैसा उनको ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पहले आपके जिसको आपने नॉमिनी किया उनको पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपके जो लीगल हेयर्स होंगे उनके, अगर वो नॉमिनी बनाना चाहें तो वो नॉमिनी बना सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज वो लीगल हेयर्स को पैसा ट्रांसफर हो जाता है।
ऑलराइट, अगला सवाल भी एनपीएस को लेकर ही है, लेकिन उससे पहले मुझे एनपीएस पर यह सवाल आपसे पूछना है कि जब भी आप इस तरह के निवेश विकल्पों में निवेश करते हैं, भले एनपीएस हो, म्यूचुअल फंड हो या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ही ले, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नॉमिनी को ज़रूर नामांकित करें और उनका जो नाम है वो दर्ज करें अपने डॉक्यूमेंट्स में। ऐसा नहीं करने पर क्या कुछ हो सकता है और वो पैसे फिर कहाँ पड़े रहते हैं, विश्वजीत जी? जी, सबसे पहले तो इसमें दो समस्याएं आती हैं। जब आपने ये फॉर्म स्टार्ट किया तो उस समय शायद आपकी शादी नहीं हुई थी, आपने अपने माता पिता को नॉमिनी कर दिया और माता पिता की सपोज डेथ हो जाती है और आपने वाइफ को अपने अपने नॉमिनेट किया। तो सबसे पहला तो ये है कि आप विद टाइम अपने सही पार्टनर को नॉमिनी करें। तो चेक करें कि आपने किसको नॉमिनी किया हुआ है। अगर वो है ही नहीं इस धरती पे तो उनको नॉमिनी का चेंज करके अपने पार्टनर को नॉमिनी करें। इन केस आपका कुछ हो जाता है तो ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, और अगर आप जीते हैं तो आपको 60% टैक्स फ्री मिलेगा, 40% आपको एन्युइटीज में निवेश करना है। और आपके नॉमिनी, आपके अगर नहीं आपने नॉमिनी किया है तो उनको फिर दोबारा से बहुत दिक्कतें होंगी। उनको दोबारा से अपने आपके डेथ सर्टिफिकेट, आपका अपना पूरा पैन कार्ड, पूरा लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो पैसा उनको ट्रांसफर होगा। तो ये थोड़ा सा अगर आप नॉमिनी कर ले सही समय पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अगला सवाल हम लेंगे पीके जैन का, और इनका सवाल ये है कि इन्होंने शायद कोई पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जिसमें 81 लाख की मौजूदा वैल्यू है इनके पोर्टफोलियो की, और ये कह रहे हैं कि एनपीएस में हालांकि अगर पैसे निकालने हैं तो वो किस उम्र से निकाल सकते हैं। इनकी उम्र फिलहाल 63 ईयर्स की है। जी बिल्कुल। एनपीएस का वैसे जो मेन प्रोडक्ट बनाया गया है वो ये है कि आप जब 60 साल में रिटायर हो तब आपको पेंशन की तरह ये प्रोडक्ट हेल्प करे। तो वैसे तो नॉर्मली 18 टू 60 ईयर्स तक आपको 60 ईयर्स तक आपको बने रहना चाहिए, बट इन केस आपको जरूरत पड़ती है तो 5 लाख रुपए तक आप उसमें से निकाल सकते हैं। लेस देन 5 लाख आप उसमें निकाल सकते हैं, या फिर कोई बहुत इमरजेंसी है तो आपको वो सारी डिक्लेरेशंस करनी पड़ती हैं, तब आपको कुछ पोर्शन उसमें से मिलता है डिपेंडिंग ऑन योर एज ग्रुप। तो वैसे तो सलाह यही रहती है कि आप उसमें से ना निकालें, लेकिन अगर निकालना चाहें तो अभी नया रेगुलेशन आया है पीएफआरडी की तरफ से, आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक उसमें से आराम से निकाल सकते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी क्योंकि इनकी उम्र 63 साल की है, तो ऐसे में क्या 60 साल के बाद भी हम एनपीएस का खाता खोल सकते हैं? तो कितने साल तक, किस उम्र तक हम निवेश कर सकते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है। अभी पीएफआरडी ने कुछ चेंजेस किए हैं। पहले ये 18 ईयर्स से 65 ईयर्स तक था, तो आप 60 ईयर्स के बाद भी खोल सकते हैं, 70 ईयर्स तक खोल सकते हैं अपना खाता। तो और खोलना अभी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि अगर आप रिटर्न्स देखें तो 9 से 10% या कभी कभी करीब 11% तक रिटर्न्स भी मिली है। इसमें 7-8 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जो कि सारे लीडिंग पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, चाहे एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर है या आईसीआईसीआई पेंशन फंड मैनेजर है। आप चूज कर सकते हैं कौन सा फंड मैनेजर आप चूज करें। आप जब अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो आप इसको पैसे को टियर 1 अकाउंट में रख सकते हैं, तो आपको टैक्स एडवांटेज तो मिलेगा ही। आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक टैक्स एडवांटेज मिलता है अंडर सेक्शन 80C। लेकिन सिर्फ एनपीएस में आप 50,000 रुपए और निवेश कर सकते हैं, आपको उस पर भी टैक्स एडवांटेज मिलेगा। और जिस दिन आप 5 साल के बाद चाहें, जिस दिन आपको सुबह आपको लगे कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। सेम उसी तरीके से 60% टैक्स ले सकते हैं, 40% एन्युइटीज ले सकते हैं, और ये आपको कोई उसमें रोकेगा नहीं। बट लेकिन बने भी रहें तो भी एक अच्छा विकल्प है। 75 साल तक आजकल आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, एनपीएस को लेके एक जो आम शिकायत सामने आती है वो ये है कि इसकी स्कीम्स परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। अगर मैं फिर भी इक्विटी एग्रेसिव स्कीम्स की बात करूं, तो क्या वजह है कि इन स्कीम्स ने काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्म किया है? और खैर, इनकी तुलना आप म्यूचुअल फंड से नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक निवेश के विकल्प पे देखा जाए तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाते हैं। किस तरह से इक्विटी स्कीम्स में फंड मैनेजर्स अपने एलोकेशंस को प्लान कर रहे हैं? देखिए, इसमें 2 विकल्प होते हैं। एक तो आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपका जो 100 रुपया है जो आपने निवेश किया है, आप उसमें से कितना पोर्शन आप इक्विटी में लगाना चाहते हैं। तो आप उसमें मैक्सिमम 75% पैसा आप इक्विटीज में लगा सकते हैं, रिमेनिंग 25% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में निवेश हो जाता है। अगर आप खुद नहीं तय कर रहे हैं तो आपके बिहाफ पे पेंशन फंड मैनेजर आपकी एज को कंसिडर करते हुए
एज को कंसिडर करते हुए उसमें कुछ पोर्शन इक्विटीज में, कुछ पोर्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और डेट में लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली एसेट एलोकेशन करके रखते हैं वो आपके लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी तुलना केवल इक्विटी से नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि इसमें डेट और उसमें भी पैसा निवेश किया जाता है, क्योंकि ये एक रिटायरमेंट का पैसा है। तो इसमें पीएफआरडीए चाहता है कि इसमें पूरा रिस्क ना लिया जाए और इसमें इतना ही रिस्क लें जिससे कि रिटर्न्स भी अच्छे मिले, लेकिन सेफ्टी भी काफी हद तक बनी रहे। तो मेरे ख्याल में इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड से। टीयर 2 फंड को आप कंपेयर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। टीयर 1 में जहाँ पे आपको टैक्स एडवांटेज भी मिल रहा है, जहाँ पे आपको टैक्स फ्री पैसा भी मिल रहा है, और उसके अलावा ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन फंड, ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन मिल रही है। तो ये तीनों चारों विकल्प देखें तो एक अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसमें आप ले सकते हैं, और इसको कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा। बिल्कुल, हर निवेश 9 से विकल्प को 10% रिटर्न भी जी 9 से 10% रिटर्न भी अच्छी है। अगर आप गवर्नमेंट सेविंग स्कीम से कंपेयर करें, बैंक डिपॉजिट से कंपेयर करें, तो ये उसके हिसाब से कंपैरेटिवली काफी अच्छी रिटर्न है। बिल्कुल, जैसा कि हम कहते हैं कि हर निवेश विकल्प को आप पोर्टफोलियो में जब शामिल करते हैं तो उसका एक मकसद होना चाहिए, उसका एक गोल होना चाहिए। इसीलिए जब भी बात होती है रिटायरमेंट की तो आप एनपीएस को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये एक लौता विकल्प नहीं होना चाहिए रिटायरमेंट जैसे गोल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वजीत जी, समय निकालकर आज दर्शकों को सलाह देने के लिए। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहें। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने सवाल भेजें या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नमस्कार।